हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज़ आईएएस। तो मित्रों, आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है जनगणना से संबंधित, और इसमें जनगणना क्यों ज़रूरी होती है, जनगणना में अब क्या नया तरीका जुड़ता चला जा रहा है, कब से ये पेंडिंग था 2021 में जो होनी थी, अब वो जाकर के 2026 या 2027 में हम देख रहे हैं कि उसकी कार्रवाई आप होती हुई देख रहे हैं। तो ये क्या है, क्या ये जाति जनगणना होगी, इसमें आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इन सारे मुद्दों को आज हम गहराई से जानेंगे आज के वीडियो में। तो अगर आप वीडियो में बने रहना चाहते तो मेरी इच्छा है कि आप इसे अंत तक देखें ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी समझ बना पाएँ। और एक बात और आपसे कहना होगा कि यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अब तक आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, पहली बार डिजिटल फॉर्म में हो रही है, एप्लीकेशन के थ्रू हो रही है, मोबाइल के थ्रू हो रही है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि पेपरलेस सेंसस या जनगणना कागज रहित प्रक्रिया के द्वारा इस बार की जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि जनगणना 2027 पेपरलेस, पूरी तरह से डिजिटल, आधुनिक तरीके से की जाएगी। और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसका बजट कितना है, लगभग 11,700 करोड़ से ज़्यादा का इसका बजट है। लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी इसमें काम करेंगे जो घर घर जाकर के ब्यौरा लेंगे, और लगभग 12,000 के आसपास इसमें तकनीकी कर्मचारी भी काम करेंगे जो डेटा को इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें और जानने वाली होंगी कि क्या ये जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा इसका कोई दुरुपयोग किया जा सकता है, डेटा को सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, किन कानूनों के द्वारा हो, किस मंत्रालय के द्वारा ये सब कार्रवाई की जा रही, जहाँ से कि प्रश्न आते हैं। हमारे वीडियोस जिस तरह से कुछ जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो भी देखते हैं। इसके अलावा अन्य व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति हैं जो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, जानकारी रखना चाहते हैं विषय पर, वो भी देखते हैं। तो चलिए उनको समर्पित है हमारा ये, जिसमें हम विस्तार से सारी जानकारी आपको देंगे। तो शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि एक अधिसूचना जारी होती है 9 जनवरी 8 जनवरी के आसपास, और इसमें कहा जाता है कि भारत सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण जो कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा, जो कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच में होगा, और दूसरा चरण होगा 2027 का फरवरी, वहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इन दोनों चरणों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इसमें क्या जरूरी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो आप जरा उसके साथ साथ इसे देखते जाएं कि क्या देखना ज़्यादा जरूरी है, जो सूचना आपके पास होनी चाहिए या जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 हम यहाँ बात करेंगे तो पहला चरण जो है वो कब से कब तक है, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026। सेकेंड फेज जो होगा वो कब है, फरवरी 2027 में। तो ये जानने वाली बात है। फिर आता किस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम बोलें तो ये कागज रहित है, पूरी तरह से डिजिटल है। तो ये ऐतिहासिक उपलब्धि है भारत के लिए। और इसमें अगर देखें तो एक और शब्द यहाँ दिखेगा कि मोबाइल एप्लीकेशन से, और स्वगणना, मतलब आप जब चरण प्रारंभ होगा तो शुरुआत के 15 दिनों में मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपनी जानकारी आप उसमें डाल सकते हैं, भर सकते हैं। ये भी एक विकल्प दिया है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो किया जा रहा है इस पूरी कार्रवाई का कंट्रोल किसके पास है, तो वो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास। राइट, तो जनगणना का काम किसका होता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय का होता है। तो इस बात को जानिएगा। देन एक और सवाल कि जनगणना कौन सी अनुसूची, मतलब जो 7वीं अनुसूची में कौन सी लिस्ट का पार्ट है, ये संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, या कंकरेंट लिस्ट का, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, या फिर उन तीनों में ही आता है। तो जनगणना का जो विषय है वर्तमान में ये समवर्ती सूची का विषय है। कभी जनगणना हुआ करता था राज्य सूची में, जिसमें कि बदलाव लाया गया। अब राज्य भी करवा सकते हैं जनगणना, जैसे बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाई, और केंद्र के पास इसका अधिकार होता है। तो जब केंद्र कराता है तो राइट, केंद्र भी इसे करा सकता है। अब ये कब की हो रही, तो जनगणना 2027 के लिए। और ये कब होनी थी, तो मूल रूप से ये होनी थी 2021 में, लेकिन कोविड-19 जो महामारी आई थी तो उसके कारण ये सारी गतिविधियां उस वक्त रोक दी गई थी, जो कि अब की जा रही हैं, जो कि हम देखते हैं अप्रैल से सितंबर के बीच में इसका फर्स्ट फेज है। और दूसरा जो फेज होगा इसका वो होगा फरवरी 2027। अब जरा आगे देखते हैं इसमें।
तो चलिए यहाँ देखा जाए तो पहला चरण तो आपको अगर यहीं से देखें तो देखिए, सबसे पहला तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के तो लगातार ये 6 महीने तक ये गतिविधि चलेगी पूरी, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा तो यहाँ भी 2 चरणों में हमें दिखेगा। तो हर व्यक्ति के घर तक जनगणना के कार्यकर्ता जाएंगे, वे सूची बनाएंगे कि वो किस तरह के मकान में रहते हैं, क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनके पास वाहन कौन सा है, या घर में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस किस तरह के हैं जो वो यूज़ करते हैं, उस तरह की सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा हम यहाँ पर एक चीज़ और जानकारी दे दें आपको कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश हों, राज्य हों, हर जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो मुख्य बात है कि इसमें क्या क्या जानकारी इकट्ठी की जाएगी, तो भवन का निर्माण चाहे वो कच्चा है या पक्का है, किस तरह की फर्श है, किस तरह की दीवार है, किस तरह की छत है, इससे पता चल जाएगा। देन इसके अलावा उसका स्वामित्व किसके पास है, ज्वाइंटली है, महिला के नाम पे, पुरुष के नाम पे, किसके नाम पे, कितने लोग रहते हैं, बिजली प्रकाश का स्रोत क्या है, कहाँ से आता है, पीने का पानी कहाँ से लिया जाता है, या फिर वो अंदर घर के अंदर ही ट्यूबवेल है, नल है, पाइप लगाया, बाहर से भर के लाया जाता है। इसके अलावा रसोई की उपलब्धता, क्या घर में रसोई अलग सेपरेट है, वॉशरूम है कि नहीं, वहाँ शौचालय है कि नहीं। इसके अलावा जो वेस्ट वाटर है, जो अपशिष्ट जल है, उसका निकासी की व्यवस्था कैसी है, खुले में फेंका जाता है या वहाँ पर सीवर या पाइपलाइन की सुविधा है। इसके अलावा क्या स्नान इत्यादि की सुविधाएं कैसी हैं, कि पूरा कवर्ड उनका वॉशरूम है या वे बाहर जाते हैं कुएं पे, तालाब, झील इत्यादि में नहाते हैं। खाना पकाने के लिए वे किस तरह का ईंधन उपयोग करते हैं, कच्चा ईंधन जैसे कंडे, लकड़ी इत्यादि, कोयला, या एलपीजी या पाइप्ड जो गैस होती है, इस तरह के किस तरह का उनके पास कनेक्शन है। इसके अलावा किस तरह का वे अनाज, मोटा अनाज, पतला अनाज जैसे कि गेहूं या फिर ज्वार, रागी, बाजरा, किस तरह का अनाज वे इस्तेमाल करते हैं, क्या वे कोई अतिरिक्त अनाज भी भोजन में ग्रहण करते हैं, नहीं। इसके अलावा उनके घर में क्या रेडियो, टीवी, मोबाइल और इसके अलावा स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, किस तरह के वाहनों पर उनकी ओनरशिप है, इसको भी जाना जाएगा। इससे जो बेनिफिट होंगे वो क्या होंगे कि इस तरह से हमें लोगों के आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा। देन फिर आता है कि कौन रहेगा इसमें, तो लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी रहेंगे जो कि टीचर्स होंगे और स्थानीय लेवल के अधिकारी होंगे, वे होंगे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, अर्थात प्रत्येक भवन में जाएंगे और उसका वहीं से खड़े होकर के उसका जीपीएस लोकेशन देखी जाएगी, तो एक तरह से मैपिंग भी हो जाएगी, उसकी पूरी जानकारी होगी कि अगर पहले जो हाथ से बनाया जाता था वो सारा का सारा डिजिटलाइज तरीके से होगा। यहाँ पर कुछ बातें जानने की जरूरी है कि इस डेटा का क्या न्यायालय में उपयोग किया जा सकता है, नहीं, तो ये जान लीजिए। तो देखिए, जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम जो एक्ट है, उसके तहत जनगणना के दौरान जो भी जानकारी एकत्रित की जाती है वो पूरी तरह से गोपनीय होती है। इसे न्यायालय में साक्ष्य के तौर पे उपलब्ध या प्रस्तुत नहीं किया जाता है, राइट। इसके अलावा ना ही किसी अन्य एजेंसी, अर्थात सरकार के अलावा किसी अन्य एजेंसी के साथ भी इसे साझा नहीं किया जा सकता। इस डेटा का उपयोग सिर्फ कहाँ होगा, नेशनल पॉलिसीज को बनाने में, राष्ट्र की जो योजनाएं हैं या नीति निर्माण में किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके डेटा की सुरक्षा का जो प्रश्न आता है तो उसका भी निराकरण मिलता है। अब जो सेकंड फेज है, अगर उसे समझें तो क्या होगा, जो कि फरवरी 2027 का अगर हम देखें तो कब, तो 1 मार्च 2027 तक ये पूरा करना है। तो फरवरी मार्च में इसे कंप्लीट कर लेना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए पहले जानकारी ली कि घर क्या है, कच्चा है, पक्का है, ईंधन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वॉशरूम है कि नहीं, कोई वाहन है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस कौन से आप इस्तेमाल करते हो, होम अप्लाइंसेस जिन्हें कहते हैं घर में। यहाँ पर अब होगा उसकी कितनी, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी आयु क्या है, उसकी शिक्षा क्या है और किस तरह का व्यवसाय है, वो मर्द मेल है या फीमेल है, या फिर वो एक से दूसरी जगह प्रवसन करके चला गया, वो कहीं माइग्रेट करके चला गया, कहीं से माइग्रेट करके आया है। ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बर्फ से ढके हुए इलाके, तो उनके लिए थोड़ी सी तारीख बदल दी गई है। तो ऐसे जो क्षेत्र होंगे उन्हें
सितंबर 2026 में ही उनकी वहाँ पर जाकर के जनगणना ले ली जाएगी। अब अगली चीज़ें अगर हम देखें तो पहले से किस तरह से अलग है, तो इसे जानना होगा। अब ये पूरी तरह से डिजिटलाइज है, डिजिटल फॉर्म में है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर चलिए, तो ये पूरी तरह से कागज रहित है, इट मीन्स ये पूरी तरह से डिजिटलाइज है, और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों ही संस्करण वाले मोबाइलों में जब स्वगणना सेल्फ जब सेंसस भरने की बात करेंगे तो वो की जा सकती है इसमें। और देखिए ये जो हम यहाँ देख रहे हैं कि स्वयं गणना, इट मीन्स आपके पास जब राज्य स्तर पे फील्ड में जो कर्मचारी जाएंगे वो अपना काम शुरू करेंगे, उसके पहले पूरा मौका होगा आपके पास कि 15 दिन पहले आपका स्वगणना का जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। आप वहाँ पर अपने विषय में स्वयं सारी जानकारी जो उसका फॉर्म होगा आप उसे फिल कर सकते हैं, और यहाँ से फिर वो डेटा कलेक्ट हो जाएगा। उसके पश्चात कर्मचारी आपके घर आएंगे और वहाँ से डेटा को वेरीफाई किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वगणना आपने कर ली, लेकिन इससे होगा कि काम थोड़ा आसान हो जाएगा। कर्मचारी जब आपके घर आएगा तो आप बताएंगे ऑलरेडी हम भर चुके हैं इस सारी सूचना को, फिर मिलान किया जाएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा, और देन वेरीफाई करने के बाद फिर वो पोर्टल पर परमानेंटली डाल दिया जाएगा। फिर भी त्रुटि सुधार की संभावना उसमें होगी कि अगर किसी तरह के एरर आ गए तो उसे दोबारा से रीचेक किया जाएगा, देन उसको फिर रखा जाएगा। और इस दौरान आप देख सकते हैं जो भी अधिकारी आपके पास आएगा उससे आप मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक एक ऐप है, इसके थ्रू आप देखेंगे तो पूरा जिस जगह, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि एक ये जो हाउस है यहाँ आता है, अब इसका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड क्या, इट मीन्स उसकी लोकेशन क्या, ये पता चल जाएगा। उस घर का पूरा ब्यौरा आपको उपलब्ध हो जाएगा। भविष्य में अगर ऑनलाइन आप किसी भी जगह पे जाके क्लिक भी करते हैं तो वहाँ पर क्या है, कौन परिवार है, उसकी आयु क्या है, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, एक एक ब्यौरा पूरा मिल जाएगा, जिससे कि भविष्य की योजनाएं बनाना बहुत आसान हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग कंपैरेटिवली और ज़्यादा आसान हो जाएगी सरकार के लिए यहाँ पर। अब रियल टाइम मॉनिटरिंग जो की जाएगी तो अब इसमें होगा ये कि पूरी तरह से जो भी डेटा एकत्रित किया जाएगा वो एक सेंट्रल सर्वर में इसको अपलोड किया जाएगा, और यहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वे उनकी निगरानी में लगातार जो एरर्स हैं उनका तुरंत पता लगा करके उनको तुरंत दूर किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग से हम इमीडिएट वहीं के वहीं जो गलतियां हैं उन्हें दूर कर पाएंगे। और जितना भी जो भी डेटा कलेक्ट होगा, राइट, वो किस तरह से होगा, पारंपरिक कागज के तरीकों पर नहीं होगा बल्कि पूरी तरह से डिजिटल फॉर्मेट में होगा ये कलेक्ट। और इसमें 30 लाख से अधिक जो कर्मचारी उन सभी को दिए जाएंगे मोबाइल पर चलने वाले इस तरह के एप्लीकेशन, जिसके थ्रू वो सारी जानकारी लोगों की एकत्रित कर सकें, बाकायदा उनकी जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंगली कि उनका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड उनकी लोकेशन क्या है, तो उस मैपिंग के आधार पर। सवाल यहाँ कुछ और भी है कि इसमें बजट कितना इसके लिए, तो लगभग 11,718 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट इसके लिए एलोकेट किया गया है, क्योंकि जब पूरी तरीके से इतने 30 लाख कर्मचारी लगे हैं, 12,000 से ज़्यादा इसमें टेक्निकल कर्मचारी काम कर रहे हैं और डिजिटल तरीके से की जा रही, तो इसलिए इसका बजट भी उतना ही रखा उसके अनुरूप। अब यहाँ अगर हम देखें लगभग यहाँ कि आखिर इसका बेनिफिट क्या है, तो आखिर जनगणना 2027 का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसे जानते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात अगर हम करें तो डीलिमिटेशन कमीशन, या हम बात करेंगे परिसीमन की। ये परिसीमन क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए पूरा देश भर में जनसंख्या को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है लोकसभा या विधानसभा के क्षेत्रों में, जिससे कि वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके, मतलब जनसंख्या को एक समान स्तर से बांटा जाता है। यहाँ इस चीज़ को जान लेते हैं कि जो अभी तक अगर हम देखें तो विधानसभा या लोकसभा की जो सीट्स हैं 1971 की जनगणना के आधार पर उन सीट्स को फिक्स कर दिया गया था, और फिर अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो परिसीमन के लिए 2001 की जनसंख्या के आधार पर होता है। तो जब बात की गई थी कि आखिर विधानसभा और लोकसभा की सीटें कब बढ़ाई जाएंगी, तो 1971 में बोला था
कि 2001, लेकिन वहां से फिर इसको 25 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। तो अब 2026 वो साल आ गया कि अब यहां के बाद जनगणना के आधार पर ना केवल लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ने की संभावना है, बल्कि हर बार परिसीमन के लिए भी जनगणना के आंकड़े आवश्यक होते हैं ताकि जनसंख्या को एक समान रूप से वितरित किया जा सके। चलिए, अगला एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है वो ये कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है अब विधानसभाओं में भी। लेकिन ये आरक्षण देने के लिए जरूरत थी इस बात की कि जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े हमारे पास हों। अब यहां 2027 के डेटा जो हमारे पास आ रहा है सेंसस का, इससे ये पता चल जाएगा कि कितनी संख्या कहां पर महिलाओं की है, तो उसके हिसाब से उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। और हो सकता है कि जिस तरह से स्थानीय स्तर पर महिलाओं के रिजर्वेशन को बढ़ाया गया, भविष्य में विधानसभाओं में भी आधी आबादी को आधा नेतृत्व प्राप्त हो सके। और इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन देने की शुरुआत हुई है, उसके लिए भी जानना जरूरी है कि लोगों की वास्तविक आर्थिक हैसियत क्या है, किस इलाके में है, और चाहे वो धर्म आधारित हो चाहे जाति आधारित हो, किसी भी तरह के अगर आरक्षण दिए जाते हैं तो उसके लिए जरूरत होती है कि बिल्कुल लेटेस्ट डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो उन सारे डेटाज यहाँ होंगे। इसके अलावा देश में किसी भी तरह की अगर पॉलिसीज बनाई जाती हैं, किसी तरह के प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, ज़्यादातर में उनमें फेलियर का रीज़न या लीकेज का या भ्रष्टाचार का जो कारण होता है कि हमारे पास वास्तविक डेटा की कमी होती है, इसलिए लीकेज होता है। तो अब देश में किसी भी तरह के अगर योजनाएं बनानी है, इसके अलावा किसी भी तरह के माइग्रेशन की बात हो का पता लगाना हो, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड हो या जेंडर रिलेटेड, या फिर हो किसी भी तरह के साक्षरता से संबंधित, लिटरेसी रेट से संबंधित डेटा, तो ऐसे में जरूरत थी कि एक बिल्कुल लेटेस्ट डेटा हासिल किया जाए। हालांकि 2021 में ये प्रस्तावित थी, कोविड के कारण उस समय जनसंख्या नहीं हो पाया, जनगणना नहीं हो पाई। अब जो कि 2026-27 में हमारे पास इसके डेटा आएंगे। ये पहले से कैसे अलग है इस बात को जान लेते हैं। ये पहली बार पूरी तरह से डिजिटलाइज है। स्वगणना का आपके पास ऑप्शन है कि आप भी जब वो पोर्टल खुलेगा, 15 दिन का आपको समय मिलेगा जिसमें आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी देंगे। फिर फील्ड ऑफिसर्स आकर के आपके घर पे आपका जो डेटा भरा है उसको वेरीफाई करेंगे। कुल मिलाकर के एक ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए, जबकि एक नए तरीके की शुरुआत हम देखते हैं जनगणना में। चलिए, तो दोस्तों ये जो आज का जो विषय था हमारा जनगणना को लेकर के था कि जनगणना 2027 को लेकर के था कि पिछली अब तक जो जनगणना हुई उनसे कैसे अलग है। इसके अलावा यहाँ पर आपको यूपीएससी और पीएससी लेवल के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और मेंस के लिए किस तरह के प्रश्न आते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको एक मॉडल आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा हजेला आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पर। वहां से आपको इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे बैठे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस विषय पर आपकी एक अच्छी समझ बन गई होगी। तो जो एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं राइट, तो उनके लिए भी, और एक सामान्य नागरिक की पहले की जनगणना से अब की जनगणना कैसे अलग है, इस बात को वे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। नमस्कार।